क्या है अल नीनो और ला नीना, क्या है? कोई पढ़े उसके पहले इसके बारे में? नहीं। तो आज के इस क्लास में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, इसके पहले वाले क्लास में मानसून हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मानसून को प्रभावित करने वाला जो एक फेनोमेना है, बेसिकली सिर्फ मानसून ही नहीं, पूरे ग्लोबल क्लाइमेट को ये प्रभावित करता है, अल नीनो और ला नीना। ठीक है, और इसको समझते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जटिल प्रोसेस होता है इसका, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी में भी इससे सवाल पूछा जाता है और मेंस में भी इसके ऊपर ऐसा सवाल आएगा। अगर कहीं पे भी क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो आपको इसका है सो जिक्र है सो करना पड़ेगा, अल नीनो का और ला नीना का, है ना। इसलिए इसको समझना है सो जरूरी है। अल नीनो वर्ड जो बेसिकली है, ये है सो स्पेनिश वर्ड है। ठीक है, इट इज ए स्पेनिश वर्ड, स्पेनिश वर्ड, स्पेनिश वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? अल नीनो का मतलब होता है द लिटिल बॉय। ठीक है, द लिटिल बॉय, या फिर इसी को बोलते हैं और क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट जो होते हैं उसी नाम से क्राइस्ट चाइल्ड। ठीक है, ऐसा क्यों नाम दिया गया? हाँ, देखो बेसिकली इसका जो नाम है जीसस क्राइस्ट के, क्राइस्ट चाइल्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको मालूम है कि जो साउथ अमेरिका है बेसिकली, है ना, वहां पे ऐसा देखा गया कि ड्यूरिंग क्रिसमस यानी कि दिसंबर के समय में जो है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे जो ओशन वाटर्स है वो गर्म हो गया, वार्म हो होने लगा वहां पे। तो उसी के बेसिस पे है सो इसको अल नीनो जो है सो नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये तो हो गया कि इसका नाम का पीछे क्या रीजन है, क्या लॉजिक है। लेकिन इसको समझते हैं बेसिकली कि अल नीनो है क्या। आप चाहो तो इसका एक है ना जो डेफिनेशन दिया हुआ इसको आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अल नीनो इज बेसिकली द वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, वार्मिंग ऑफ द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये नोट कर लो हिंदी में या फिर इंग्लिश में, जो भी आपका मीडियम है उसको नोट कर लो आप। El Nino is a climate phenomena characterized by the periodic warming of sea surface temperatures in the central and eastern equatorial Pacific Ocean। यहाँ पे ये वर्ड है सो इम्पोर्टेंट है, सेंट्रल एंड ईस्टर्न इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, यानी कि प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्सों में समुद्री सतह के तापमान के असामान्य रूप से गर्म होने से संबंधित है, उसको अल नीनो हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी एग्जाम में अगर पूछे कि अल नीनो क्या है बेसिकली, तो अल नीनो इज द वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशन इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पार्ट। समझ में आ गया? इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे जो है ये काम करता है और किस वजह से जो है ऐसा हो रहा है। ठीक है, इसको समझने से पहले आपको जो है वॉकर साइकिल को समझना पड़ेगा। वॉकर साइकिल को जब आप समझ जाएंगे तब आप अल नीनो को और ला नीना को भी समझ पाएंगे। ठीक है, नोट हो गया? तो हाउ डालती है बेसिकली अल नीनो, है ना। चलो इसका नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ, बैठो बैठो बैठो। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा समझते हैं, वॉकर साइकिल के हिसाब से समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, या फिर वर्ल्ड मैप पे समझाते हैं। देखो, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं।
है। इस चीज को समझना यहाँ पे क्या हो रहा है। देखो ये हमारा कौन सा ओशन है, बीच में पैसिफिक ओशन दिख रहा है, प्रशांत महासागर दिख रहा होगा, है ना। आप देखो पैसिफिक ओशन का ये है, सो कौन सा कोस्ट कहलाएगा पैसिफिक ओशन का, ईस्टर्न कोस्ट कहलाएगा। ठीक, ये जो है सो पैसिफिक ओशन का है सो वेस्टर्न यानी कि पश्चिमी कोस्ट कहलाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेड विंड्स, जो व्यापारिक पवनें होती हैं, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट से टुवर्ड्स साउथ वेस्ट, है ना। तो इन जनरल ईस्ट से वेस्ट बोलो ना, ईस्ट से वेस्ट रहता है। ठीक है, ईस्टर्लीज होता है ट्रेड विंड्स। तो अगर यहाँ पे ट्रेड विंड्स का बात किया जाए तो ट्रेड विंड्स का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं, दोनों हेमिस्फीयर में इस तरीके से होगा। इसमें सभी लोग एग्री कर रहे हैं, कोई डाउट यहाँ पे नहीं है ना। तो देखो जब ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन ईस्ट से वेस्ट की तरफ होगा तो क्या जो पैसिफिक, ये नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट द अल नीनो ईयर, दिस इज द नॉर्मल ईयर। इसके नीचे है सो अल नीनो का है जिसमें ये रिवर्स हो जाएगा। नॉर्मल ईयर में क्या होगा, ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन है सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर कहीं पे विंड्स अगर कहीं पे फ्लो करता है तो अपने साथ जो है सो वाटर्स, जो ओशन वाटर्स जो है उसको भी ड्रैग करता है। ठीक है, अगर सरफेस पे विंड्स अगर ब्लो करेगा तो अपने साथ वाटर्स को भी आगे पुश करेगा, है ना। तो इसके वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो इधर का जो ओशन वाटर है ये आगे की तरफ है सो खिसकेगा। आपको मालूम है कि यहाँ पे इक्वेटोरियल करेंट्स का है सो फॉर्मेशन होता है ना, इक्वेटोरियल ओशन करेंट्स का फॉर्मेशन होगा। और ये कौन सा रीजन है, क्या ये ट्रॉपिकल रीजन है कि टेम्परेट रीजन है कि पोलर रीजन है, कोल्ड कौन बोला, ट्रॉपिकल रीजन है। तो ट्रॉपिकल रीजन है तो ये कैसा वाटर होगा, गर्म पानी होगा, वार्म वाटर होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे फिलीपींस आइलैंड है, इंडोनेशिया आइलैंड ग्रुप्स है, क्या इसके पास में वाटर का जो लेवल है ये थोड़ा सा राइज होगा कि नहीं, ज्यादा गर्म होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ का जो पानी है जो कि इक्वेटोरियल वाटर्स है, जो कि गर्म है, जो कि वार्म है, उसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ा दिया गया किसके द्वारा, तो ट्रेड विंड्स के द्वारा। ठीक है, तो क्या इस वाले रीजन का जो ओशन टेम्परेचर, जो सरफेस टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा कि नहीं, है ना, थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस वाले कोस्ट पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि अब चूंकि पानी सरफेस पे इधर की तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पे नीचे से अप वेलिंग है सो पानी का होगा। इस वजह से यहाँ पे आपको कोल्ड ओशन करेंट्स जो है सो देखने को मिलता है ना। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे है सो कौन सा ओशन करेंट है, क्या नाम है ना, हम्बोल्ट करंट, बेसिकली पेरू करंट है ना। ये ऐसा कुछ हो रहा है, देखो सपोज के दिस इज द पैसिफिक ओशन। ठीक है, पैसिफिक ओशन है और ये साउथ अमेरिका का कोस्ट है। इधर जो है आपको इंडोनेशिया और फिलीपींस ऑस्ट्रेलिया का जो कोस्ट है इधर है। ठीक है, ट्रेड विंड्स जो है सरफेस वाटर को जो है सो ड्रैग कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो क्या आप कह सकते हो कि यहाँ का जो वाटर लेवल होगा ये थोड़ा सा कम होगा, लेकिन यहाँ का जो वाटर लेवल है थोड़ा, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है, वार्म हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ से पानी नीचे से क्या होगा, है ना, ऊपर की ओर तो ठंडा पानी रहेगा कि नहीं सरफेस पे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपवेलिंग जोन्स बोलते हैं। ठीक है, अपवेलिंग जोन्स, upwelling zones are those zones in the oceans where the cold waters from the depth of the oceans rises up। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स ये सब काफी लेकर के आएगा, तो यहाँ पे मछली ये सब काफी है सो, है ना, पाया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है सो नीचे से पानी है सो लेकर के आता है अपने साथ में। तो ये तो हो गया ओशन वाटर्स का सर्कुलेशन। अब देखो इससे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कैसे इससे रिलेटेड है उसको समझो। वॉकर साइकिल समझाने जा रहे हैं, वॉकर साइकिल। ठीक है, वॉकर साइकिल, वॉकर साइकिल जो वॉकर साइकिल होता है बेसिकली इट इज ए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन आगे नोट्स में है, सब कुछ डिटेल में है, लिखवाया हुआ है, बस अभी समझो बस यहाँ पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, इसका अगर मैं आपसे पूछूं, अगर दो पॉइंट में आपको बता रहा हूं ए और बी,
ए और बी, है ना, दो ऐसे पॉइंट्स हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और बी में जो है सो टेम्परेचर ओशन वाटर्स का कहाँ पे ज्यादा है, ए पे है, तो कन्वेक्शन जो है राइजिंग ऑफ द एयर, वार्म एयर है सो ए पे ज्यादा होगा कि बी पे ज्यादा होगा, ए पे ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे है सो ओशन वाटर्स का टेम्परेचर ज्यादा है। आपको मालूम है कि जब ओशन वाटर गर्म होगा तो उसके आसपास का हवा भी गर्म हो जाएगा और वो है सो राइज कर जाएगा ऊपर की तरफ। तो क्या यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि जो वार्म एयर है कुछ इस तरीके से राइज करेगा, राइज करेगा। दूसरा, ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन कैसे है, इधर से इधर की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ है ना। तो क्या यहाँ पे जो है एक सबडक्शन जोन ऊपर से क्रिएट होगा कि नहीं एयर का, यहाँ पे एयर है सो राइज कर रहा है और इधर से एयर जो है आपका ट्रेड विंड्स जो है सो फिल करने के लिए पहुंच रहा है। तो क्या यहाँ का एयर जो डिस्प्लेस हुआ उसको ऊपर से भरने के लिए सिंक करेगा कि नहीं, आएगा। और प्लस यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कोल्ड टेम्परेचर है। तो आपको मालूम है कि जहां पे भी कोल्ड टेम्परेचर ओशन वाटर्स का होगा वहां का एयर भी ठंडा होगा और जो ठंडा हवा होता है वो स्टेबल होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर सिंक करता है, ठीक है। तो क्या आपको यहाँ पे एक एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है सो देखने को मिला, है ना, यहाँ पे एयर राइज किया, फिर यहाँ पे सिंक किया, फिर ऐसे हुआ, एक साइकिल आपको देखने को मिल गया होगा। इसी को कहते हैं वॉकर साइकिल। समझ में आ गया, ये क्या हो गया, वॉकर साइकिल, इसका नाम क्या है, वॉकर साइकिल, ठीक। तो ये तो हो गया नॉर्मल ईयर में, है ना, जब भी नॉर्मल ईयर होगा तो वॉकर साइकिल कुछ इस तरीके से है सो ऑपरेट होता रहता है। दैट मीन्स कि अगर आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाए कि सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द वॉकर साइकिल, तो वॉकर साइकिल का कौन से कोस्ट पे, कौन से रीजन में, वेस्टर्न पैसिफिक में या फिर ईस्टर्न पैसिफिक में, कहां पे है सो एयर का कन्वेक्शन होगा, वेस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है। और एयर का सबडक्शन सिंकिंग कहां पे होगा, ईस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा ड्यूरिंग अल नीनो ईयर्स, है ना, ड्यूरिंग अल नीनो ईयर्स यहां पे क्या होता है कि अल नीनो में क्या होगा, हाँ ये नॉर्मल सर्कुलेशन है सो चल रहा है, ठीक है। या अभी जो हम लोग देखे दैट वाज द नॉर्मल ईयर, ठीक। अब जिस साल अल नीनो बेसिकली 3-4 साल का जो है सो फेज होता है ना, इसके इसमें क्या होता है कि सबसे पहला काम आपको जो देखने को मिलेगा दैट इज वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स जो है ये वीक पड़ जाता है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है, नो वन नोज कि ट्रेड विंड्स क्यों वीक पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं कि सन का जो सन स्पॉट का जो साइकिल होता है जिसमें सन का जो है सो इंक्रीज्ड एक्टिविटी होता है, सन स्पॉट साइकिल, उससे रिलेटेड है ये वीकनिंग ऑफ ट्रेड विंड्स, है ना। कुछ लोग और भी फैक्टर्स को है सो अज्यूम करते हैं, बट देयर इज नो एनी सिग्निफिकेंट और फिर डेफिनेट रीजन कि ट्रेड विंड सिर्फ इसी वजह से है सो वीक होता है। बट ऐसा पाया गया है कि ड्यूरिंग द अल नीनो फेनोमेना द ट्रेड विंड्स आर वीकेंड इन द इक्वेटोरियल रीजन। समझ में आ गया, है ना। अब जैसे कि ये पंखा चल रहा है ना, पंखा अभी फुल स्पीड पे है, इधर से हवा जो है सो इधर से काफी तेजी में है सो आ रहा है। अब सपोज कि पंखा को बंद कर दिए तो क्या इधर जो हवा जो जमा हुआ था या फिर ओशन वाटर जो जमा हुआ था ये काउंटर को उल्टा बहने लगेगा कि नहीं, तो वही चीज यहाँ पे होने लगता है, ठीक है। तो जब ट्रेड विंड्स वीकेंड होता है ना, तो वॉकर साइकिल है सो कमजोर पड़ जाता है। समझ में आ गया, वॉकर साइकिल रिवर्सेस, वॉकर साइकिल रिवर्सेस, वॉकर साइकिल रिवर्सेस। तीसरा, the warm waters which have been accumulated in the western Pacific region flows towards the eastern Pacific। समझ में आया, इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, है ना। अरे अभी जस्ट समझाए ना ऐसे कि जब ट्रेड विंड्स फ्लो कर रहा था तो पानी को इधर जमा किया, है ना। अब ये विंड्स जो है सो वीक पड़ जाएगा, तो ये जो वार्म वाटर्स इधर एक्यूमुलेट हुआ था ये उल्टा इधर की तरफ फ्लो कर जाता है और ईस्टर्न पैसिफिक में, सेंट्रल पैसिफिक में है सो जहां पे नॉर्मली कोल्ड वाटर्स रहता है वहां पे वार्म वाटर्स पहुंच, तो इधर से राइज नहीं होगा ना। अच्छा एयर की बात कर रहे हो, हाँ एयर, तो एयर बोलो ना, मुझे लगा वाटर्स की बात कर रहे हो। हाँ इधर से अब एयर है सो उल्टा राइज हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है वॉकर साइकिल का रिवर्स।
from the western Pacific flows towards the eastern Pacific flows towards the eastern Pacific, है ना. It leads to the warming of the central Pacific and the eastern Pacific. It leads to the warming of eastern and central Pacific. Eastern and Central Pacific. समझ में आ गया. So this is basically your El Nino phenomena. वाह क्या बात है, काफी लोग ऑनलाइन है आज. जो भी बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना. ठीक है. यहां पे आप ये भी लिखो, और भी पॉइंट्स लिखो यहां पे. द रिवर्सल ऑफ वॉकर साइकिल, द रिवर्सल ऑफ causes reversal across the western and eastern Pacific, across the western and eastern Pacific. ठीक है. Eastern Pacific witnesses a low pressure. ठीक है. Eastern Pacific EP लिख रहे हैं. Eastern Pacific witnesses low pressure, है ना. That means कि air is rising, whereas the western Pacific WP witnesses high pressure, which means air is sinking. ठीक है. तो एक बात बताओ, रेनफॉल है सो कहां पे होगा, ईस्टर्न पैसिफिक में कि वेस्टर्न पैसिफिक में? एयर जहां पे राइज करेगा, वार्म एयर जहां पे राइज करेगा, मॉइस्ट एयर राइज करेगा. तो अब जब अल नीनो का ईयर रहता है तो आपका जो साउथ अमेरिकन जो कोस्ट है वहां पे बारिश ज्यादा होगा. ठीक. लेकिन जनरली क्या होता है कि साउथ अमेरिकन कोस्ट पे चूंकि एयर का है सो सिंकिंग होता है, वहां पे कोल्ड ओशन करेंट्स फ्लो करते रहते हैं, वहां पे रेनफॉल है सो कम होता है. इसी वजह से अटकामा डेजर्ट्स ये सब का फॉर्मेशन हुआ है वहां पे. लेकिन जब अल नीनो का ईयर होगा तो जो पेरू है, चिली है, ये सब जो कोस्टल रीजन्स है वहां पे बारिश ज्यादा होने लगता है. समझ में आ गया, है ना. तो ये वजह है. तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ईस्टर्न पैसिफिक विटनेसेस मोर रेनफॉल बट ड्राई कंडीशंस प्रिवेल इन द वेस्टर्न पैसिफिक. यानी कि जो इंडोनेशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन होगा, वहां पे ड्राई सीजन है. सो इसको बंद करो यार, ठंडा लग रहा है. ठीक है. एंड
वेस्टर्न पैसिफिक विटनेसेस ड्राई कंडीशंस, विटनेसेस ड्राई कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद और पॉइंट्स यहां पे लिख सकते हो कि अरे ये डार्क कैसे हो गया, नेट का इशू हो रहा है, इसको हटवाओ यार, जियो का लगाओ, बेकार है, एयरटेल का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट आप देख सकते हो कि जो वीडियो जा ही नहीं रहा है, एक बार देखो कहाँ गया राहुल। तो यहाँ पे जब अल नीनो ईयर होगा तो क्या जो पेरू कोस्ट ये सब पे जो फिशिंग एक्टिविटीज जो जनरली ज्यादा होता है अपवेलिंग जोन के वजह से, तो क्या अल नीनो में फिशिंग एक्टिविटीज डिक्रीज होगा कि नहीं, डिक्लाइन होगा कि नहीं, है ना। तो फिश का जो पॉपुलेशन है वो सभी अल नीनो के समय जो नॉर्मल जो फिशिंग जोन्स है वहां पे कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ये भी पॉइंट ऑफ लिखो। कहाँ पे, क्या क्या फिर से बोलो, सरफेस पे मतलब एटमॉस्फेयर का बात करो या वाटर का बात करो। हाँ 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 हाँ, समुद्र में क्या, समुद्र के ऊपर में सरफेस पे है सो आपको सन रेज जो है सो अवेलेबल रहेगा, बट डेप्थ में नहीं जाता है, इस वजह से ठंडा रहेगा। क्यों बढ़ेगा, प्लेट्स के नीचे क्यों टेम्परेचर बढ़ेगा, वहां पे कोई हीटिंग मैकेनिज्म तो नहीं है ना। लेकिन अर्थ के इंटीरियर्स में कोर इतना हीटेड है कि वो हीट रेडिएट करते रहता है, और जो कन्वेक्शन जो सेल होता है, मोल्टेन लावा का जो सेल होता है से नजदीक होगा वो उतना गर्म होगा, और सरफेस पे उतना ठंडा होगा। तो समुद्र में कहाँ पे लावा का फ्लो हो रहा है, कहाँ है समुद्र में, कहीं पे ऐसा हमने जब पढ़ा था क्लास में, तो क्या समुद्र का नीचे जो बॉटम है जो कि ओशनिक क्रस्ट होता है, क्या वहां पे कोई लावा का फ्लो हो रहा है क्या कंसिस्टेंट। जहां पे निकलता है वहां पे मिड ओशनिक रीजन का फॉर्मेशन होता है, वहां पे जो है सो लावा का फ्लो फिशर वॉल्केनिज्म इसको देखने को मिलता है, लेकिन ये थ्रू आउट फिनोमेना नहीं है ना। जो जहां पे होगा वहां पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज तो मिड ओशनिक रीजन, मध्य महासागरीय कटक जिसको कहते हैं, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा वहां, ठीक है। तो ये बात इतना तक क्लियर है। चलो वापस स्लाइड में देखो। क्लास प्लस का ठीक है, इस आ गया है ना। ठीक है, अभी वीडियो आ रहा है ना। ठीक है, जब तक ये सब समस्या ना हो तो क्लास जो है पूरा कैसे होगा, है ना। ठीक है चलो।
तो अल नीनो ईयर में बेसिकली हमने देखा कि वॉकर साइकिल है सो वीक पर जाता है और उसके वजह से जो है आपका रिवर्सल ऑफ जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। तो दैट मीन्स कि अब जो है अल नीनो ईयर में यहाँ से जो वार्म वाटर्स जो एक्यूमुलेट हुआ था अब ये वापस से फ्लो कर गया इधर की तरफ। इसके पीछे का प्राइम रीजन क्या है? इसके पीछे का प्राइम रीजन ये है कि यहाँ पे जो ट्रेड विंड्स जो फ्लो कर रहा था अब ये वीक पड़ गया है। कई बार ट्रेड विंड्स का है सो रिवर्सल डायरेक्शन हो जाता है ना। सो दिस इज द एरिया ऑफ रिसर्च, है ना, कि ट्रेड विंड्स क्यों वीक पड़ रहा है, ट्रेड विंड्स जो है सो क्यों रिवर्सल हो रहा है। इसका कोई कंक्लूडिंग ऐसा कुछ एविडेंस उसका जो रीजन है अभी तक नहीं आया है। बट हाँ, कुछ साइंटिस्ट लोग का मानना है कि इट इज रिलेटेड टू द सन स्पॉट मैकेनिज्म ऑफ द सन, है ना। सन स्पॉट क्या होता है? तो सन का कुछ हाँ स्पॉट दैट इज रिलेटिवली कोल्डर जो है बेसिकली सन के सरफेस पे कुछ रीजन है। और ये कैस क्यों ऐसा होता है? तो ड्यू टू द वेरिएशन इन द मैग्नेटिज्म ऑफ द सन। और चूंकि सन से पूरे प्लेनेट बेसिकली जो भी सोलर सिस्टम से जो है प्रभावित होते हैं, तो ऐसा साइंटिस्ट लोग का ओपिनियन है कि ट्रेड विंड्स को वीक करने के पीछे का भी रीजन सन स्पॉट ही है, ऐसा बोला जाता है ना। लेकिन उसका कुछ कंक्लूडिंग एविडेंस नहीं है। वही तो बताए अभी कि सन के कोर में जो है फ्यूजन रिएक्शन कभी कंसिस्टेंट रूप से नहीं होता है। कई बार फ्यूजन रिएक्शन है तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, कई बार फ्यूजन रिएक्शन है तो थोड़ा सा वीक पड़ेगा। उसके वजह से सन का जो एनर्जी जो रेडिएट करता है प्लस उसके जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो भी वेरी करते रहते हैं। इस वजह से सरफेस पे कुछ ऐसे रीजन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डेंस एक्सप्लेन किया, ये इंपॉर्टेंट है वॉकर साइकिल। The Walker circulation, also known as the Walker cell, is a conceptual model of atmospheric circulation in the tropical Pacific Ocean. तो आप लिखो वॉकर साइकिल। वॉकर साइकिल इज ए एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन द ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। यानी कि वॉकर परिसंचरण क्या है? यह भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में वायुमंडलीय परिसंचरण का एक मॉडल है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स द ईस्ट वेस्ट यानी कि ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, ईस्ट वेस्ट movement of air in the equatorial region, and it plays a critical role in driving weather patterns and climate phenomena such as El Nino and La Nina। ठीक है, नोट कर रहे हो? नोट कर। वॉकर साइकिल जो है सो क्यों रिवर्स होगा? तो ड्यू टू द वीकनिंग ऑफ द ट्रेड विंड्स। ये याद रखना, जो व्यापारिक पवने हैं जब वो वीक हो जाएगा तो वॉकर परिसंचरण, वॉकर साइकिल जो है कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और उसके वजह से जो वार्म वाटर्स है ट्रॉपिकल पैसिफिक का, वेस्टर्न पैसिफिक का, वो ईस्टर्न पैसिफिक में चला जाएगा। ठीक है, एक बार हो जाएगा तो बता देना। ठीक है,
ठीक है, हो गया। ठीक, कंपोनेंट्स ऑफ वॉकर साइकिल। तो ये पूरा मत लिखो, लेकिन हाँ ये हेडिंग वाला है लिख लो, और एक दो जो इसका जिस्ट है अपने लैंग्वेज में है सो लिख सकते हो। जैसे कि वॉकर साइकिल का कंपोनेंट्स क्या होगा, इसके घटक क्या होंगे। तो सबसे पहला है ईस्टर्न पैसिफिक, जो कि हाई प्रेशर बेल्ट होगा, है ना, हमने पढ़ा अभी ईस्टर्न पैसिफिक, है ना। ये डायग्राम भी बना लो, है ना, ऐसे करके। दिस इज द पैसिफिक ओशन। ये जो है सो ईस्टर्न पैसिफिक है, ये जो है सो वेस्टर्न पैसिफिक है। यहाँ पे जो है सो हाई प्रेशर होगा, और यहाँ पे जो है सो लो प्रेशर होगा। यहाँ पे जो है सो एयर राइज करता है वार्म होने की वजह से, और यहाँ पे सिंक करता है। ठीक है, सो दिस इज द वॉकर साइकिल। ऐसा डायग्राम बना के और ऐसा वॉकर साइकिल लिख लो, वॉकर साइकिल। ठीक है, ये कौन सा कोस्ट हो जाएगा, वेस्टर्न पैसिफिक है, वेस्टर्न पैसिफिक है। ये कौन सा है, तो ईस्टर्न पैसिफिक, है ना, ऐसा करके लिख लो। तो ईस्टर्न पैसिफिक बेसिकली है सो हाई प्रेशर होगा, पूर्वी प्रशांत है सो उच्च दाब के अंदर में होगा, है ना। सो ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका द ओशन सरफेस इज कूलर ड्यू टू अपवेलिंग, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया पीछे, लीडिंग टू हायर सरफेस प्रेशर। दिस कूलर एंड हाई प्रेशर रीजन कॉजेस एयर टू डिसेंड, है ना, एयर है सो ऊपर में सिंक कर रहा है, देखो यहाँ पे एयर जो है सो सिंक कर रहा है, सिंकिंग ऑफ एयर है। पूर्वी प्रशांत विशेष करके दक्षिण अमेरिका के तट के पास में समुद्र की सतह ठंडी होती है, जिससे सतही दबाव उच्च होता है। इस ठंडे और उच्च दबाव वाले क्षेत्र में हवा नीचे की ओर है सो जाती है, ऊपर से नीचे की ओर है सो सिंक करता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं दूसरा, वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक यानी कि पश्चिमी प्रशांत में जो है सो एक लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है, निम्न दाब। ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक नियर इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, है ना, यानी कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास में क्या होगा कि द ओशन सरफेस इज वार्मर। ओशन सरफेस वार्मर है, क्यों, क्योंकि ट्रेड विंड्स ने बहुत सारे वार्म वाटर्स को है सो जमा कर दिया है वहां पे, उसके वजह से द ओशन ओशन का जो सरफेस वाटर का जो वहां पे जो प्रेशर होगा सरफेस के पास में, वो लो प्रेशर होगा। दिस वार्मर एंड लो प्रेशर रीजन, निम्न दबाव वाले क्षेत्र में हवा ऊपर की ओर उठती है। क्लियर है। हाँ, ये नॉर्मल ईयर वॉकर साइकिल का जो नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल वॉकर साइकिल को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। जब अल नीनो होगा तो वो रिवर्सल ऑफ वॉकर साइकिल हो जाएगा, है ना, उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। नेक्स्ट है आपको इक्वेटोरियल ट्रेड विंड्स। ठीक है, तो ट्रेड विंड्स बेसिकली कहां पे है, ये रहा आपका ट्रेड विंड्स, ये जो है ट्रेड विंड्स हो गया, और ये काउंटर ट्रेड विंड्स ऊपर में हो जाएगा। तो ट्रेड विंड्स, इक्वेटोरियल ट्रेड विंड्स, भूमध्य रेखीय व्यापारिक पवने, जो कि कंपोनेंट है, चार कंपोनेंट की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। The trade winds blow from the high pressure area in the eastern Pacific to the low pressure area in the western Pacific। आपको मालूम है कि वैसे भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है सो विंड्स का जो है सो मूवमेंट होता है, और ट्रेड विंड्स इन जनरल जो है सो ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करता है। तो वॉकर साइकिल का जो नीचे वाला जो पार्ट होगा बेसिकली ट्रेड विंड्स का हिस्सा हो जाएगा वो। ठीक है, सो इट मूव्स एयर फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एट द सरफेस। यहाँ तक क्लियर है ये सब चीज। ठीक है, व्यापारिक पवने उच्च दबाव वाले क्षेत्र यानी कि पूर्वी प्रशांत से निम्न दबाव वाले क्षेत्र जो कि पश्चिमी प्रशांत है की ओर चलती है। सतह पर हवा को पूर्व से पश्चिम की ओर बात किया जा रहा है। ये जो ऊपर का जो विंड्स है इसका इसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाएगा। एट हायर ऑल्टीट्यूड्स द पैसिफिक पे ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक
कंप्लीटिंग द सर्कुलेशन लूप। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि ऊपरी सतह पर पश्चिमी प्रशांत में ऊपर उठी हुई हवा पूर्व की ओर जाती है और पूर्वी प्रशांत में नीचे की ओर जाती है, जिससे परिसंचरण चक्र है सो पूरा हो जाता है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ योर वॉकर साइकिल। ठीक है, वॉकर साइकिल का है सो कंप्लीट मैकेनिज्म हो गया। अब देखते हैं कि आगे है ना इसमें क्या होने वाला है। ठीक है। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस द वॉकर सर्कुलेशन मेंटेन्स ए बैलेंस विथ स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक वर्ड आपको देखने को मिल रहा होगा, स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स। अगर ट्रेड विंड्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो क्या अल नीनो का फिनोमेना होगा? क्या नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड विंड्स वीक पड़ेगा, कमजोर पड़ेगा, आपका जो है सो अल नीनो का फिनोमेना देखने को मिलेगा। दूसरा बात आपको और भी ध्यान रखना है कि अगर ट्रेड विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो ला नीना का कॉज होता है। समझ में आ गया? ला नीना बेसिकली क्या है? इट इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वॉकर साइकिल। अगर वॉकर साइकिल और स्ट्रेंथन हो गया और मजबूत हो गया तो उसको ला नीना बोलते हैं। अगर वॉकर साइकिल कमजोर हो गया, उल्टा हो गया, अल नीनो बोलेंगे। समझ में आ गया? ठीक है। So it pushing the warm surface waters westward, creating a warm pool in the western Pacific. ठीक है, अब ये डायग्राम से समझो, ये और क्लियर कर देगा आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या है? दक्षिणी अमेरिका है, साउथ अमेरिका है। ये क्या है? ट्रेड विंड्स है ना, ट्रेड विंड्स। यहाँ का जो पैसिफिक ओशन का वाटर है, सब बोलेगा चलो भाई आगे बढ़ो, है ना, बढ़ते चलो बढ़ते चलो बढ़ते चलो। यहाँ पे जब पहुंचेगा, जो कि इंडोनेशिया का कोस्ट है ना, फिलीपींस का कोस्ट है, ऑस्ट्रेलिया कोस्ट है, बेसिकली जो वेस्टर्न पैसिफिक है, यहाँ पे काफी ज्यादा है सो गर्म पानी को जमा कर देगा। अब इसके वजह से क्या होगा? ये वाटर है सो वार्म हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। और जैसे ही पानी गर्म होगा, इवोपरेशन है सो ज्यादा होगा, वाष्पीकरण है सो ज्यादा होगा, और यहाँ पे जो है सो एयर राइज कर जाएगा, एयर राइज कर जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि ओशन करंट जो है नीचे से एक कोल्डर वाटर ऊपर की तरफ आता है, तो यहाँ का टेम्परेचर है सो ठंडा होता है, और जहां से ओशन का वाटर ठंडा होगा वहां का एयर भी ठंडा होगा, और जो ठंडा एयर है उसका डेंसिटी, उसका जो घनत्व है सो ज्यादा होता है, वो ऊपर से नीचे की ओर है सो है ना सिंक करेगा, तो साइकिल ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब वॉकर साइकिल जब रिवर्स हो जाएगा, ये जो ट्रेड विंड्स जो आप देख रहे थे, ट्रेड विंड्स जो है सो वीक पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा। तो यहाँ का जो वार्मर वाटर्स जो था, गर्म पानी, अब ये मूव कर जाएगा इधर की तरफ, इधर की तरफ। तो यहाँ पे गर्म पानी का है सो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे एयर है सो राइज करने लगेगा, और ये साइकिल कुछ इस तरीके से है सो है ना रिवर्स हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो आपको साउथ अमेरिका के कोस्ट पे है सो बारिश है सो ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो आपका वेस्टर्न पैसिफिक का जो भी आइलैंड्स है, वहां पे आपको रेनफॉल है सो कम हो जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कहीं पे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में अगर एयर का सिंकिंग होता है, ऊपर से हवा अगर नीचे की ओर आता है, तो वो ड्राई हो जाता है ना, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता है। इस वजह से यहाँ पे है सो जो है आपको बारिश नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। During an El Nino event, है ना, the Walker circulation weakens or even reverses. The trade winds weaken, allowing the, देखो अब यहाँ पे क्या है मेन रीजन, ये मैंने आपको लिखवाया पीछे। ट्रेड विंड्स जो है सो वीकेन हो जाता है, व्यापारिक पवनें हैं सो कमजोर हो जाती हैं, जिससे पश्चिमी प्रशांत का गर्म जल मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर बढ़ जाता है। दैट मीन्स की द वार्म वाटर इन द वेस्टर्न पैसिफिक है ना मूव ईस्टवर्ड टुवर्ड्स द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। This leads to an increase in sea surface temperatures, है ना, increase in sea surface temperatures कहाँ पे? In the eastern Pacific, and a disruption of the normal upwelling of cold water, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा? फिशिंग एक्टिविटीज भी है सो हैम्पर होगा, यहाँ पे फिशिंग एक्टिविटीज आर हैम्पर्ड। ठीक है, आर हैम्पर्ड, हैम्पर्ड। ठीक है, the altered temperature and pressure patterns affect global weather, leading to significant climatic impacts. ठीक है,
अब लानिना को देखते हैं, ये क्या है। लानिना बेसिकली क्या है, जब ट्रेड विंड्स जो है सो और स्ट्रांग हो जाएगा तो जो वॉकर साइकिल है ना वो और भी स्ट्रांग है सो हो जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल वॉकर साइकिल को थोड़ा और मजबूत कर दो, दैट इज बेसिकली योर लानिना। ठीक है, तो लानिना क्या है, ड्यूरिंग ए लानिना इवेंट द वॉकर सर्कुलेशन स्ट्रेंथेंस, है ना। लानिना घटना के दौरान वॉकर परिसंचरण मजबूत हो जाता है, मजबूत हो जाता है। ठीक है, द ट्रेड विंड्स बिकम स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो और भी स्ट्रांग हो जाती हैं और इसके वजह से इट पुशेस मोर वार्म वाटर वेस्टवर्ड एंड इनहेंसिंग अपवेलिंग इन द ईस्टर्न पैसिफिक। व्यापारिक पवनें मजबूत हो जाती है और अधिक गर्म जल को पश्चिम की ओर धकेलती हैं और पूर्वी प्रशांत में ठंडे जल का ऊपर आना और बढ़ जाता है। ठीक है, it results in cooler than normal sea surface temperatures in the central and eastern Pacific। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा कि जब अल नीनो में जो ईस्टर्न पैसिफिक है वो गर्म हो रहा था तो ला नीना में और ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ठीक है, अल नीनो में ईस्टर्न पैसिफिक गर्म हो रहा था, ला नीना में ईस्टर्न पैसिफिक और ठंडा हो जाएगा। अपोजिट ही तो हो रहा है ना। देख है ना, इसको नोट कर लो। ठीक है, अल नीनो में क्या होगा, ट्रेड विंड्स आर वीकेंड, व्यापारिक पवनें कमजोर, आर वीकेंड। ठीक है, ला नीना में ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गर, ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गर। इसको नोट कर लो, इसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट जो है सो कंसाइज वे में लिख दे रहे हैं। ट्रेड विंड्स आर स्ट्रॉन्गर। फिर ट्रेड विंड्स जब वीक पड़ेगा तो क्या होगा, वॉकर साइकिल इज रिवर्स्ड, वॉकर साइकिल इज रिवर्स्ड, वॉकर साइकिल इज रिवर्स्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वॉकर साइकिल, वॉकर परिसंचरण मजबूत हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा, वॉकर सर्कुलेशन इज स्ट्रेंथेंड, वॉकर सर्कुलेशन इज स्ट्रॉन्गर, इज स्ट्रॉन्गर। ठीक है, इसमें क्या होगा, वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, वार्मिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक। ये क्या होगा, कूलिंग ऑफ सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, ठीक है। इट reduces upwelling, in the eastern Pacific, therefore low fishing activity, ठीक है। it enhances upwelling, in the eastern Pacific, causing increased fishing, ठीक है, ये हो गया। प्लस अल नीनो में क्या होगा, अल नीनो में causes rainfall in ईस्टर्न पैसिफिक रीजन, इन ईस्टर्न पैसिफिक, ईपी लिखते हैं, causes rainfall in eastern Pacific and drought in western Pacific, ठीक है। causes rainfall in eastern Pacific and drought in western Pacific, ये क्या होगा,
ये नॉर्मल वॉकर साइकिल को और मजबूत कर दे रहा है। कॉजेज रेनफॉल इन वेस्टर्न पैसिफिक, हाँ मोर रेनफॉल, कॉजेज मोर रेनफॉल इन वेस्टर्न पैसिफिक एंड ड्रॉट इन ईस्टर्न पैसिफिक, ड्रॉट इन ईस्टर्न पैसिफिक। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? हाँ, लानिना में मतलब कि खूब बारिश होगा। हाँ, लानिना। और इसका जो प्रभाव भारत पे देखेंगे, हाँ वॉकर साइकिल मजबूत हो गया, इस वजह से जो है स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन हो जाएगा, ज्यादा बारिश होगा। इसका सेम प्रभाव भारत के मानसून पे भी पड़ेगा। जब अल नीनो का ईयर होगा तो इंडिया का मानसून भी वीक पड़ जाता है, वो भी समझेंगे अभी कि इसका प्रभाव भारत के मानसून पे कैसे पड़ेगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ पैसिफिक ओशन को देख रहे थे, अब इसका इंडियन ओशन पे प्रभाव देखेंगे कि कैसे होगा। ठीक है, ये सभी 12-13 साल का है, सो साइकिल होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि ट्रेड विंड्स का कितना स्ट्रेंथ है। देखो ये तो हो गया पैसिफिक ओशन का अल नीनो और ला नीना, है ना। सेम इसी तरीके से इंडियन ओशन में भी है सो रिवर्सल होता है, जिसको इंडियन ओशन डाइपोल कहते हैं, आईओडी। ठीक है, तो आईओडी इंडियन ओशन का सेम ऐसा ही मैकेनिज्म है ना। और जो आपका पैसिफिक ओशन में है सो अल नीनो और ला नीना है, तो सपोज कि कभी है सो पैसिफिक ओशन में है सो अल नीनो होगा, ठीक है, और इंडियन ओशन डाइपोल अगर उसको पॉजिटिव हो जाए तो अल नीनो के इम्पैक्ट को कम कर देता है। ठीक है, लेकिन अगर इंडियन ओशन भी नेगेटिव हो जाए और अल नीनो का भी ईयर रहेगा तो सीवियर ड्रॉट का सिचुएशन इंडिया में प्रिवेल करेगा। समझ में आ गया? तो इंडियन ओशन डाइपोल इज ऑल्सो somewhat similar to the El Nino phenomena, but it is more related to the Indian Ocean. समझ में आ गया? हाँ, वो एक्सप्लेन कर देंगे। अल नीनो और ला नीना को हम लोग क्या बोलते हैं एक साथ? ENSO, अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशंस। ठीक है, इंसो, इंसो कहते हैं, यानी कि इंसो का दो फेज है। ENSO, इंसो का दो फेज है, एक अल नीनो फेज है, दूसरा ला नीना फेज है। समझ में आ गया? दिस ईयर इज ला नीना ईयर, नहीं अभी अल नीनो ईयर है 2024 जो है, इट इज द अल नीनो ईयर। ठीक है, मतलब कि जैसे सीसॉ इफेक्ट होता है ना, एक ही झूला में ऊपर नीचे, तो इंसो कंबाइंड फॉर्म को बोलते हैं। अल नीनो एंड ला नीना आर जॉइंटली कॉल्ड एज इंसो। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखते हैं कि इसका इंडियन ओशन में प्रभाव कैसे पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई मैप हो जिसमें इंडियन ओशन भी हो साथ में, तो आपको ऐसो दिख जाएगा। ये रहा, इसमें इंडियन ओशन भी है, यस ठीक है, चलो अच्छा है। इसको समझते हैं, अल नीनो और ला नीना ईयर। देखो पहले अल नीनो देख लो, ये जो है और ये वेस्टर्न पैसिफिक हो गया, है ना। तो अल नीनो में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे जो है सो, है ना, ये सब गर्म हो जाता है। ठीक है, इधर वाले रीजन में है सो सेंट्रल वाले रीजन में आप देखिए तो ज्यादा बारिश जो है सो होने लगेगा। लेकिन ला नीना में क्या होगा? स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स है, वॉकर साइकिल और मजबूत हो जाएगा। यहाँ का जो गर्म पानी था अब ये वापस इधर पहुंच जाएगा, कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया के पास में, फिलीपींस के पास में, इंडोनेशिया के पास में। और यहाँ पे है सो स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन होगा, है ना, इंक्रीज कन्वेक्शन, इसके वजह से रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा होगा। ये सब डायग्राम समझ में आ गया? कोई डाउट है किसी को इसमें? नहीं है? अब देखो इंडियन मानसून पे प्रभाव कैसे पड़ेगा। अगर देखा जाए, है ना, कुछ इंडिया यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर हो गया, चाइना वाइना हो गया यहाँ पे, नीचे जो है सो ऑस्ट्रेलिया हो गया यहाँ पे। ठीक है, इधर जो है हम लोग ड्रॉ कर देते हैं साउथ अमेरिका
क्या बोल रहे हो? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बाकी इधर अफ्रीका ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका इक्वेटर वाला रीजन जो है कुछ इस तरीके से है, सो आ जाएगा। इंडिया थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया रिलेटिवली। बाकी वर्ल्ड मैप तो पूरा ड्रॉ नहीं करना है, बट फिर भी समझ लो। यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं अल नीनो का ईयर देखते हैं। ठीक है, अल नीनो के ईयर में क्या होता है, वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न पैसिफिक में गर्म कौन सा होता है? ईस्टर्न पैसिफिक, है ना। तो जो गर्म होगा उसको है रेड से हम लोग है ना डिनोट करेंगे। ठीक है, और जो ठंडा होगा उसको कोल्ड से, ब्लू से। ठीक है, ये अल नीनो का ईयर हम लोग देख रहे हैं। ईस्टर्न पैसिफिक, ये वेस्टर्न पैसिफिक, यहाँ तक ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो एयर है वो सिंकिंग कहाँ पे होगा? एयर का सिंकिंग यहाँ पे राइज कर रहा है, यहाँ पे सिंक कर रहा है। ठीक है, और फिर कुछ इस तरीके से जो है सो है ना साइकिल है सो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से कि यहाँ का एक विंड का डायरेक्शन इधर की तरफ आता है। ठीक है, और और यहाँ पे ये राइज करेगा। ठीक है, और फिर ऊपर जाके ऐसे मीट करता है। ठीक है, एक बात बताओ, ये जो हम लोग जब मॉनसून की बात कर रहे थे तो क्या मैंने आपको यहाँ पे एक मैस्कर्नीज हाई के बारे में बताया था कि नहीं? है ना, यहाँ पे एक मैस्कर्नीज है ना, मेडागास्कर के पास में मैस्कर्नीज हाई प्रेशर बेल्ट बेसिकली होता है। मैस्कर्नीज हाई होता है ना, मैस्कर्नीज हाई जो है इसका मेन काम क्या होता था? क्या ये मॉनसून विंड्स को है सो ऊपर की ओर धकेलता था कि नहीं, स्ट्रॉन्ग करता था कि नहीं? अब देखो अल नीनो में क्या हुआ कि यहां से एक विंड का डायरेक्शन इधर की तरफ आता है और वार्म होकर के ऊपर की ओर है सो राइज करता है। तो जब यहाँ पे एयर है सो राइज करेगा तो ये जो हाई प्रेशर बेल्ट जो था क्या ये वीक हुआ कि नहीं? इसको वीक, ये स्ट्रांग होगा, तब तो बोलें कि हाई प्रेशर और मजबूत हो गया, है ना। लेकिन ड्यू टू दिस विंड विच इज कमिंग फ्रॉम द लो, इट ऑल्सो वीकेंस। समझ में आ गया? इट ऑल्सो वीकेंस, और इसके वजह से जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो है वो भी वीक हो जाते हैं। समझ में आ गया? नहीं आया? क्या नहीं समझ में आया बताओ? सबसाइड तो यहाँ पे हो रहा है। सबसाइड होता है तो हवा जो है सो आपको मालूम है कि हर तरफ फैलेगा, तो यहाँ से एक ब्रांच एयर है सो इधर की ओर भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा। दोनों को अलग अलग समझो, दोनों किसी एक, मैस्कर्निस हाई प्रेशर बेल्ट किसका पार्ट है? तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट का हिस्सा है। लेकिन ये जो है बेसिकली वॉकर साइकिल जो है ये पैसिफिक ओशन का एक लोकलाइज्ड एयर सर्कुलेशन है। समझ में गया? वॉकर सर्कुलेशन इज ए लोकलाइज्ड एयर सर्कुलेशन ऑफ द पैसिफिक ओशन, बट द एयर फ्लो ऑफ द वॉकर साइकिल ऑल्सो डिसबैलेंसेस और डिस्टर्ब्स द रेगुलर प्रेशर बेल्ट्स। समझ में आ गया? तो अब क्या करेगा, ये जो मैस्कर्निस हाई प्रेशर बेल्ट था इसको भी वीक कर देता है। ठीक है, अब इसके वजह से आपको मालूम है कि अगर यहाँ का हाई प्रेशर वीक हुआ, अगर यहाँ पे हाई प्रेशर वीक होगा तो जो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो कि इंडिया की तरफ मूव करता है, क्या वो ड्यूरिंग अल नीनो ईयर, ड्यूरिंग अल नीनो ईयर, है ना, इंडिया मानसून इज डिलेड। ठीक है, मानसून बिकम्स इरेटिक, है ना, लीडिंग टू ड्रॉट लाइक सिचुएशन इन इंडिया, लीडिंग टू ड्रॉट, ड्रॉट सुखार, सुखार का स्थिति हो जाता है जी,
लीडिंग टू ड्रॉट लाइक सिचुएशन इन इंडिया, ड्रॉट लाइक सिचुएशन इन इंडिया। समझ में आया? एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, जब हम लोग लानीना की बात करेंगे, लानीना की बात करेंगे तो इसको है सो हम लोग है ना रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, लानीना में क्या होगा? लानीना में है सो ट्रेड विंड्स स्ट्रांग हो जाता है, वॉकर साइकिल और मजबूत हो जाता है। दैट मीन्स कि ये जो है सो अब यहाँ पे है ना लो प्रेशर होगा ऐसे। ठीक है, एक विंड इधर की तरफ जाएगा, यहाँ सिंक कर देगा, यहाँ पे है सो हाई प्रेशर बन जाएगा और हाई से लो की तरफ है सो विंड का फॉर्मेशन जो है डायरेक्शन होगा। ठीक, अब देखो क्या यहाँ पे एयर है सो राइज कर रहा है कि नहीं, इसका दूसरा ब्रांच इधर आएगा और यहाँ पे सिंक कर जाएगा। तो मैस्कर्निस पे जब हवा और सिंक करने लगेगा तो क्या मैस्कर्निस हाई है सो और स्ट्रांग हो गया कि नहीं, पहले से और मजबूत हो गया। तो जब पहले से मजबूत हो जाएगा तो साउथ वेस्ट मानसून विंड्स को और मजबूती से आगे की ओर धकेलेगा कि नहीं, हाई प्रेशर और मजबूत हो गया। चलो भाई और तेजी से बढ़ो और तेजी से बढ़ो। तो जब साउथ वेस्ट मानसून और स्ट्रांग हो जाएगा तो ड्यूरिंग लानीना ईयर क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग लानीना, लानीना क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून इज स्ट्रॉन्गर, मजबूत हो जाता है। ठीक है, कॉजिंग मोर रेनफॉल इन इंडिया, मोर रेनफॉल है ना, सामान्य से ज्यादा बारिश होगा और इसके वजह से है सो बाढ़ ये सब है सो काफी ज्यादा आएगा, फ्लड्स का सिचुएशन क्रिएट कर देता है, ओवर इरिगेशन हो जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन बच्चे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं जी, कमेंट करो। युवराज, रणवीर, राहुल, श्री, मौसम, कंचन, जो भी लोग हैं। ठीक है, तो आप है सो कौन सा ईयर इंडिया के लिए आप चाहोगे, लानीना कि अल नीनो? नॉर्मल ईयर चाहोगे। ठीक, बाढ़ आ जाएगा है ना। ऐसे ही होना चाहिए, तो देखो एक चीज आप कह सकते हो कि अल नीनो तो हमारे लिए जो है बेकार है ना, अल नीनो हमारे लिए तो ड्रॉट लेकर के आता है, लेकिन क्या अल नीनो पूरे वर्ल्ड में ड्रॉट लाता है? नहीं। अगर आप यहाँ की बात करो वेस्टर्न सॉरी हाँ साउदर्न अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है, जो नॉर्दर्न अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसके ऊपर है सो ज्यादा बारिश करवाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो है सो रेनफॉल बढ़ जाता है। हाँ, यहाँ पे अटकामा डेजर्ट ये सब में जो है बारिश हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ड्यूरिंग द अल नीनो। तो एग्जाम में बहुत ध्यान से पढ़ना इसके स्टेटमेंट को कि अल नीनो का इम्पैक्ट है सो कहाँ पे पूछ रहा है, क्या वो पैसिफिक ओशन से पूछ रहा है या फिर इंडिया के ऊपर पूछ रहा है ना। अगर लिखे कि ईस्टर्न पैसिफिक में रेनफॉल ज्यादा हो जाता है और दिमाग में नॉर्मली लोग बैठा के चलते हैं कि अल नीनो में बारिश कम होता है, तो गलत करके चले जाओ एग्जाम में। तो देख लेना कि कौन से रीजन की बात कर रहा है कि बारिश कहाँ पे कम होगा। तो ईस्टर्न पैसिफिक में बारिश बढ़ेगा, वेस्टर्न पैसिफिक में बारिश कम होगा। समझ में आ गया? ठीक है, यही डायग्राम जो भी आपको हम समझाए उसी को जो है यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर अल नीनो एंड इंडियन मानसून, अल नीनो और भारतीय मानसून। तो अभी जैसे मैंने पीछे आपको सारा पॉइंट बता ही दिया, फिर से वही है कि वीकनिंग ऑफ द मानसून विंड्स, प्रेशर ग्रेडियंट्स, जैसा मैंने आपको बताया कि किस तरीके से प्रेशर ग्रेडियंट को है सो अफेक्ट कर रहा है, which drive these winds resulting in a reduction in the strength of the monsoon। ये यानी कि मानसून जो है सो कमजोर हो जाता है। इसके वजह से क्या होगा, रिड्यूस्ड रेनफॉल। कहाँ पे, तो मानसून के कारण रिड्यूस्ड रेनफॉल हो जाएगा। ड्यूरिंग द अल नीनो ईयर्स इंडिया टिपिकली एक्सपीरियंसेस बिलो एवरेज रेनफॉल। भारत में जो है सो बिलो एवरेज रेनफॉल होगा। द डिसरप्शन इन एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स कॉज्ड बाय अल नीनो leads to decreased precipitation especially in the central and northwestern parts of the country। यानी कि भारत में बेसिकली सेंट्रल और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे वैसे भी आप देखो तो ड्रॉट लाइक सिचुएशन रहता है, कम बारिश होता है भारत में, है ना, क्योंकि
मानसून विंड्स वैसे भी वहां पे ड्राई हो जाता है पहुंचते पहुंचते, है ना। तो अब ऊपर से अल नीनो का ईयर है, तो पूरा का पूरा सेंट्रल इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, है ना, वो एकदम जो है सो ड्रॉट सिचुएशन बहुत ज्यादा वहां पे प्रिवेल कर जाता है, ठीक है। ड्रॉट कंडीशंस, the reduced rainfall can lead to drought conditions in many parts of India. This has significant implications for agriculture, water supply, and overall economic activities which are dependent on the monsoon. समझ में आ गया? ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, फिर और क्या होगा? हीट वेव्स, डिलेड ऑनसेट, disrupted affecting the sowing and agricultural cycles, heat waves, है ना। जैसा अभी देखो कैसा एकदम भट्टी की तरह जो है सो, अभी देखो मॉनसून आ गया तो थोड़ा बहुत अल नीनो का ईयर होगा तो हीट वेव्स भी है सो स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब है सो नहीं, तो देखो अल नीनो का इंपैक्ट जो है सो उसको काउंटर कौन करता है? इंडियन ओशन डायपोल नेगेटिव हो गया तो अल नीनो के प्रभाव को और स्ट्रांग कर देगा। सो इट डिपेंड्स कि इंडियन ओशन डायपोल का कौन सा फेज है सो चल रहा है ना। जैसा कि पैसिफिक में ये चीजें हो रही है ना, सेम ऐसा ही इंडियन ओशन में भी होता है, ठीक है। तो अगर अल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल दोनों एक साथ अगर अलाइन हो जाएगा तो बहुत ही बेकार सिचुएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इंडियन ओशन डायपोल आल्सो काउंटर्स द, इट आल्सो निगेट्स द इफेक्ट ऑफ द अल नीनो, ठीक है। तो यहाँ पे एक माइंड मैप कुछ बना लो ना, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है ना, इसको ऐसे कुछ, हालांकि मैंने लिखा ही दिया है बट फिर भी ऐसा कुछ लिख लो कि अगर अल नीनो ईयर होगा, अल नीनो ईयर होगा तो मॉनसून के कारण इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, है ना। डिलेड मॉनसून, डिलेड मॉनसून, डिलेड मॉनसून, मॉनसून है तो देरी से आएगा। इरेटिक, इरेटिक मॉनसून, इरेटिक का मतलब कि कभी बारिश हुआ फिर 10 दिन 20 दिन बारिश ही नहीं हुआ, ऐसा कुछ इरेटिक मॉनसून हो जाएगा। इरेटिक मॉनसून जो होगा इसके वजह से क्या होगा? जब लो रेनफॉल होगा तो क्या होगा? ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगा, सुखाड़ की स्थिति, ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगा, ड्रॉट लाइक सिचुएशन होगा। तो हाई वाटर स्ट्रेस होगा, हाई वाटर स्ट्रेस, जल संकट है सो ज्यादा हो जाएगा जी। हाई वाटर स्ट्रेस यानी कि जल संकट में बढ़ोतरी, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा? एग्रीकल्चरल आउटपुट है सो रिड्यूस, डिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसके वजह से लो एग्रीकल्चरल आउटपुट, लो एग्रीकल्चर फूड इन्फ्लेशन, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा? इट थ्रेटन्स द फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, यानी कि भारत में जो फूड सिक्योरिटी है ना, खाद्य सुरक्षा जिसको कहते हैं, फूड सिक्योरिटी इज हैम्पर्ड, फूड सिक्योरिटी इज हैम्पर्ड, इज हैम्पर्ड। इसके बाद क्या होगा? एक्सपोर्ट्स ऑफ द फूड आइटम्स आर रिड्यूस्ड लीडिंग टू वाइडनिंग ऑफ करेंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। हाँ हाँ, तो लिख लो ना, एग्जाम में याद नहीं आएगा पॉइंट, है ना। ठीक है, इसको याद कर लो, समझ लो। एक्सपोर्ट ऑफ, जैसे क्या होगा? आपको फूड है सो इंपोर्ट करना पड़ सकता है,
may lead to import of foods, may lead to import मतलब कि आयात, import of foods, which will lead to widening of the current account deficit. ठीक है, it will lead to widening of करंट अकाउंट डेफिसिट, CAD जिसको कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। चलो ये तो हो गया इकोनॉमी का पार्ट। दूसरा, अल नीनो की वजह से क्या होगा, हीट वेव्स ज्यादा होगा, हीट वेव्स विल बी मोर। जब हीट वेव्स ज्यादा होगा तो इसके वजह से लॉस ऑफ लाइफ जो है सो बढ़ेगा, लॉस ऑफ लाइफ है ना, हीट वेव्स की वजह से। अल नीनो जो है, और ही पॉइंट्स कुछ आप ऐड कर सकते हो अगर आपको लगता है वैसा कुछ तो। आंसर करोगे, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ द अल नीनो ऑन द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इन इंडिया? मतलब ठीक है, कम होगा, मतलब कैसे लिंक करोगे, हाउ डू? देखो, इंडस्ट्री ऑल्सो नीड्स वाटर, तो फिर उनके पास वाटर डिस्ट्रेस रहेगा, रिवर्स विल बी ड्राई, तो फिर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट है सो कम होगा। कई बार आप देखो गर्मी के समय में पावर सेटिंग है सो बढ़ता है ना, रह रह के लाइट जाते रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रिड होता है, ट्रांसमिशन लाइंस जो होता है, उसको भी ठंडा करने के लिए सो वाटर का रिक्वायरमेंट होता है। हाँ, अगर मान लो पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड, हाँ कह सकते हो, है ना, यस। यहाँ पे है सो आप एक पॉइंट और लिख लो कि अर्बन हीट आइलैंड जो है उसके, अब चूंकि हीट वेव्स ज्यादा होगा तो अर्बन हीट आइलैंड का है सो फिनोमेना ये भी बढ़ जाएगा, है ना, विल इंक्रीज अर्बन हीट आइलैंड, अर्बन हीट आइलैंड। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड, इतना समझ में आ गया? लानिना में इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, लानिना का भी माइंड में बना दे, चलो बना देते हैं। लानिना में क्या होगा, जो है स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून, स्ट्रॉन्ग साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, इसके वजह से क्या होगा, मोर रेनफॉल इन इंडिया, मोर रेनफॉल इन इंडिया, है ना। लानिना को क्या बोलते हैं, लिटिल गर्ल, इसका जो मतलब है, और अल नीनो को लिटिल बॉय। ठीक है, वैसे भी लड़कों का जिंदगी वैसे सूखा रहता है जी। तो ये यहाँ पे फिट हो जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट यही लिखोगे? ठीक है, अगर कभी एग्जाम में कंफ्यूजन हो कि लानिना क्या था, अलिनो क्या था, तो अपने आप को एज्यूम कर लेना। ठीक है, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, लिटिल गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पे रेनफॉल है सो ज्यादा हो जाएगा जी, मोर रेनफॉल देन नॉर्मल इन इंडिया। ये भारत का बात कर रहे हैं, मानसून के ऊपर प्रभाव का बात कर रहे हैं। इसके वजह से क्या होगा, फ्लड्स का सिचुएशन होगा, फ्लड्स। ठीक है, ओवरफ्लोइंग रिवर्स, डैम्स विल बी ओवरफ्लोइंग, है ना, यानी कि जो रिवर्स होंगे, जो डैम्स होंगे, है ना, विल बी ओवरफ्लोइंग, विल बी, तो वहां के लिए अच्छा हो जाएगा, है ना। तो रीजनल वेरिएशंस इसके ऊपर से देखने को मिलेगा। अब मान लो केरला कोस्ट पे वैसे भी बारिश ज्यादा होता है और लानिना
तो रेनफॉल होगा, फ्लड्स का सिचुएशन होगा, है ना। आप ये सब भी लिख सकते हो कि अगर जैसे कि इट गिव्स अ बूस्ट टू द ड्राईलैंड फार्मिंग रीजन्स, जो कि ड्राईलैंड फार्मिंग रीजन्स है जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम होता है, अगर वहाँ पे नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा पानी पहुंच जाए तो वहाँ के एग्रीकल्चर जो आउटपुट है उसको है सो इंक्रीज कर सकता है ना। तो ये पॉइंट आप लिख लो कि इट बूस्ट फार्मिंग इन द ड्राईलैंड रीजन, it boosts farming in the dry land region due to more rainfall in that region। और देखो जब प्रेडिक्शन किया जाता है एग्रीकल्चरल आउटपुट, ये सब जो प्रोजेक्ट किया जाता है, तो हमारे देखो मॉनसून को अगर बेसिक से समझो मॉनसून का क्या इम्पैक्ट है इकोनॉमी पे, तो आपको अल नीनो और ला नीनो का प्रभाव भी वैसे आप लिंक कर सकते हो, है ना। मॉनसून का इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ता है? हाँ, हर चीज उस पर डिपेंडेंट है। जैसे अगर मॉनसून की बात की जाए, जो इंडिया का जो मॉनसून है, ठीक है, इसको भी आप फ्लो चार्ट बना लो। मॉनसून, इंडिया में जो मॉनसून है ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई? तो सबसे पहले जो है ना, एग्रीकल्चर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉनसून, है ना। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के लिए क्यों? क्योंकि इरिगेशन जो है सो मॉनसून है सो प्रोवाइड करता है। अभी जैसे देखो जो भी खरीफ क्रॉप्स है बेसिकली, जो कि मॉनसून सीजन्स में जिसको सो किया जाता है, राइस ये सभी, तो अभी देखो सब जगह खेत तैयार किया जा रहा होगा, पानी उसमें, है ना, बारिश हो रहा है उसमें, मतलब अभी खैर रुक गया है बट अभी खेत ये सब में वाटर लॉगिंग हो गया था, बहुत जगह है सो राइस को है सो ऑलरेडी सो कर दिया गया है। तो एग्रीकल्चर में है सो इरिगेशन की वजह से मतलब मॉनसून जो है सो प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसके वजह से क्या होगा, है ना, कि मॉनसून अगर अच्छा होगा तो हमारे खरीफ क्रॉप्स का जो हार्वेस्टिंग होता है वो काफी बेहतर होता है ना। सो बेटर हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स स्पेशली राइस, बेटर हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इसके वजह से क्या होगा, है ना, तो आपको मालूम है कि फूड अवेलेबिलिटी है सो ज्यादा होगा, फूड अवेलेबिलिटी है सो ज्यादा होगा। जब फूड अवेलेबिलिटी ज्यादा होगा, है ना, मोर, है ना, मोर, इसके वजह से क्या होगा, लो फूड इन्फ्लेशन होगा, लो फूड इन्फ्लेशन होगा। इसके वजह से क्या होगा, आपका फूड सिक्योरिटी है सो स्ट्रेंथन होगा, है ना। इट स्ट्रेंथन्स फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है ना, कि खाना का है सो अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, स्टोर नहीं, स्टोरेज तो एक छोटा सा कंपोनेंट है फूड सिक्योरिटी का। फूड सिक्योरिटी का मतलब है कि फूड शुड बी अवेलेबल, फूड शुड बी एक्सेसिबल एंड इट शुड बी अफोर्डेबल। समझ में आ गया? अगर अफोर्डेबल, मान लो खाना है लेकिन पता चला कि दाल जो है 300 रुपए किलो मिल रहा है, तो कितने लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। That means कि food should be affordable also. Then only you can say that yes, this country has got the food security. अगर फूड जो है आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन उसको आप लोगों के पास अवेलेबल नहीं करा रहे हो, अगर आपके पास प्रॉपर स्टोरेज मैकेनिज्म नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म नहीं है, प्रॉपर अगर आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या होगा, फिर से फूड सिक्योरिटी आपके हैम्पर हो जाएगा, है ना। तो ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। प्लस ये तो हो गया फूड वाला पार्ट हो गया। दूसरा आप देखिए कि हमारा जो मॉनसून होता है ये हमारे डैम्स को और रिजर्वॉयर्स को रिप्लेनिश करता है, रिजर्वॉयर्स को रिप्लेनिश करता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो है आप पानी को कंज्यूम कर सकते हो डैम से और रिजर्वॉयर से। प्लस यहाँ पे जो वाटर जो एक्टिविटीज है, मॉनसून जो है सो नॉर्मल से कम रहने वाला है, तो क्या होगा, आपका एग्रीकल्चर का ग्रोथ पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। और उसके वजह से एग्रीकल्चर बेसिकली क्या है, इट इज द सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल्स टू द सेकेंडरी सेक्टर्स, है ना। प्राइमरी सेक्टर बेसिकली क्या है
ये रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करता है सेकेंडरी सेक्टर्स को। दैट मीन्स कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग और जो इंडस्ट्रियल जो आउटपुट होगा उस साल का वो भी कम हो जाएगा। समझ में आ गया? इसके वजह से हमारा जो सेंसेक्स जो होता है बेसिकली वो सब है सो डाउन होने लगता है, और हमारे देश में जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में या फिर टर्शियरी सेक्टर्स में, किसी भी सेक्टर्स में, वो भी कम हो जाता है। देयरफॉर द प्रेडिक्शन ऑफ ए गुड मॉनसून आल्सो पुश द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द कंट्री, जिसके वजह से इंडिया में ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आते हैं। समझ में आ गया है ना? तो सभी चीज आपस में है सो इंटर लिंक्ड है। दैट मीन्स कि गुड मॉनसून brings more investment in India, more investment in India due to better growth prospects, due to better growth prospects। समझ में आ गया? तो हर साल जो है ना हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो इकोनॉमिक मार्केट है ये आईएमडी के प्रेडिक्शंस का वेट करता है कि भाई इस साल जो है मॉनसून कैसा होने वाला है। अगर आईएमडी का प्रेडिक्शन आ गया, आप हमेशा न्यूज़पेपर में पढ़ोगे कि दिस ईयर आईएमडी हैज प्रेडिक्टेड कि देयर विल बी बिलो देन एवरेज मॉनसून रेनफॉल, तो अगले 10 दिन में देखोगे कि सेंसेक्स जो है सो ग्राफ नीचे चला जाएगा। समझ में आ गया? तो उसका पूरा इम्पैक्ट है सो पड़ता है। हाँ मतलब उसका और भी ग्लोबल फैक्टर्स के वजह से भी होता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। आपके मॉनसून जो है सो इंडियन इकोनॉमी को है सो ड्राइव करता है। अगर कभी आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि डिस्कस हाउ मॉनसून ड्राइव्स द इंडियन इकोनॉमी, क्या आप उसके आंसर्स को कर पाओगे? ये भी नहीं है, मॉनसून अगर खराब गया तो खराब होगा, गवर्नमेंट का सारा ध्यान इधर जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं जाएगा, तो इससे मार्केट को पुश करने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं, गवर्नमेंट का अगर ठीक से ग्रो नहीं किया तो उसका सीधा प्रभाव पड़ेगा कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स नहीं रहेगा, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना। फूड प्रोसेस आज आपके घर में अपने आसपास जो भी आप किचन में जाते का जो एग्रीकल्चर का जो आउटपुट था, रॉ मटेरियल्स था, उसको प्रोसेस करके है सो बनाया गया। तो सपोज कि बारिश ही नहीं हुआ, खेती ही नहीं हुआ, तो ये सब जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है ना, आम ही नहीं फलेगा तो अचार कहाँ से बनाओगे, है ना? तो वही बात है। तो सेम वही है कि अगर मॉनसून अच्छा होगा तो आपका एग्रीकल्चर को काफी बूस्ट करेगा, और इसके वजह से जो भी इंडस्ट्रियल जो इसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सेकेंडरी सेक्टर में, उसको भी बूस्ट मिलेगा, जॉब क्रिएशन होगा, है ना। अगर इंडस्ट्रीज ज्यादा लगेंगे, जॉब क्रिएशन होगा, आपका इंडिया का जीडीपी है सो ग्रो करेगा, है ना। तो हर चीज को लिंक कर दो, है ना। ये एक समुद्र है, जितना ज्यादा लिंक आप खोज पाओ उसमें अपने आंसर्स में है सो कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो लानीना का एक देख लो, है ना। इस क्लास को जो है कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लानीना क्या होगा? स्ट्रेंथेंस मॉनसून विंड्स, मॉनसून की हवाओं का मजबूत होना। लानीना कंडीशंस स्ट्रेंथेंस द इंडियन मॉनसून विंड्स, द कूलिंग इन द पैसिफिक ओशन enhances the pressure gradients which drive the monsoon, leading to stronger winds. Increased rainfall during the La Nina years, India often experiences above average rainfall. The enhanced atmospheric circulation patterns associated with La Nina contribute, ये छोड़ो, इतना डिटेल मत जाओ, बस ये सोचो कि increased rainfall होगा। Flooding and excessive rain, the increased rainfall can sometimes lead to flooding and excessive rain in certain parts of India. This can have both positive and negative effects, जैसा मैंने अभी आपको बताया, है ना। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन कि किस रीजन में कैसा बारिश हो रहा है। such as it replenishing water reservoirs but also causing damage to the infrastructure and crops, है ना। कई बार आप देखो कि हालांकि जो स्टैंडिंग क्रॉप्स होते हैं उसमें ज्यादा ही पानी आ गया, ठीक है, तो क्या होगा? फिर तो वेस्टेज हो गया ना। खास करके अगर आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के समय भी देखो, जो हमारा गेहूं का क्रॉप होता है, पता चला कि खूब बारिश हो गया तो पूरा जो है रातों रात पूरा गेहूं का जो है फसल पूरा नष्ट हो जाता है ना। तो अगर ऐसा कहीं पे ज्यादा रेनफॉल हो गया, स्टैंडिंग वाटर्स जो है ज्यादा हो गया, तो जो क्रॉप्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं, है ना। तो दोनों पॉजिटिव और निगेटिव इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। ठीक है,
बाकी मॉनसून जो है सो इसमें अर्ली ऑनसेट होगा, ठीक है। La Nina can lead to an early onset of the monsoon season. This early arrival can benefit agricultural activities by providing timely rains for crop sowing, ठीक है। इसके वजह से आप जो है अगर आपका मानसून अर्ली होगा तो आपका जो एग्रीकल्चर जो पूरा जो साइकिल होता है वो है सो वाइड हो जाता है। आप ज्यादा एग्रीकल्चर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन आपका है सो बढ़ जाएगा, आप ज्यादा क्रॉप्स को है सो आप ग्रो कर सकते हो, है ना। अब पता चला कि मानसून को है सो जून में आना चाहिए था, मानसून जो है सो जुलाई में पहुंचा, है ना। तो एक महीना तो आपका वैसे ही निकल गया, तो फिर आपका खेत खाली था एक महीने तक, क्या ही आप उसमें लगा लेते। लेकिन अगर सपोज कि मानसून जो है सो मई लास्ट में आ गया, जून के अर्ली वीक्स में आ गया, तो आपके पास प्रॉपर 4 से 5 महीना होता है ना, जिसमें आप जो है सो कई सारे क्रॉप्स को आप जो है सो हार्वेस्ट कर सकते हो, है ना, क्रॉप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। एंड कूलर टेम्परेचर्स, La Nina years are often associated with the relatively cooler temperatures during the monsoon season, which can provide relief from the extreme heat experienced during the El Nino years. यानी कि it provides relief from the heat waves also. It provides relief from the heat waves also. ठीक है। चलो इंडियन ओशन डाइपोल को थोड़ा देख लेते हैं, क्या हो गया। इसको अभी कर दें या कल बता दें? कल बता दें, आज के लिए ओवरफ्लो हो गया नहीं। हाँ बस इंडियन ओशन डाइपोल में ये रहा, पॉजिटिव और नेगेटिव जो है बता देंगे। अरे कल ही बता देंगे, छोड़ो, बहुत लोग जो है अब इतना अलिनो बता दिए कि सबको बाउंस हो जाएगा फिर, है ना। चलिए छोड़ दो, इसको कल बता देंगे, ठीक है। इसमें मतलब इसको एक्सप्लेन करने में कम से कम 20 मिनट जाएगा, तो कल ही बता देंगे, ठीक है। बाकी अगर आप चाहो तो इसका कुछ क्वेश्चंस लिख देते हैं, अगर आप चाहो तो उसका आंसर लिख करके आना, तो ठीक है। देखते हैं कितना लोगों को समझ में आया है। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द फेनोमेना ऑफ अल नीनो and its impact on मानसून, ठीक है। दूसरा सवाल कि अल नीनो का जो है जो फेनोमेना है उसको आप मतलब उसका विवरण दीजिए और भारत के मानसून पर उसका क्या प्रभाव है उसका चर्चा करिए, ठीक है। दूसरा है सवाल कि इंडियन comment is the base of Indian economy, यानी कि कमेंट। चलो ये दो क्वेश्चन है, ट्राई करो, लिख पाते हो कि नहीं। क्लास में वीडियो बहुत स्टक हो रहा है सर, ये प्लीज इशू को रिजॉल्व करवा दीजिए। अब देखते हैं इसमें क्या किस वजह से हो रहा है, नेट का तो पता नहीं। इतना में लिख सको ऐसे लिख करके लाओ, क्या दिक्कत है। लॉन्ग आंसर्स को लिखो, शॉर्ट आंसर्स में प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बीपीएससी में क्या है कि अब ऐसे क्वेश्चंस को शॉर्ट में भी पूछ लेता है, लॉन्ग में भी पूछ लेता है। तो शॉर्ट में कैसे लिखना है कम वर्ड्स में, इसका भी प्रैक्टिस होना चाहिए। लॉन्ग में कैसे लिखना है वो भी प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। चलो इस क्लास को अभी एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।